हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी वर्तमान युग में शिक्षा प्रणाली को समझते हुए कैरियर गाइडेंस को समझेंगे। किस क्षेत्र में कैंडिडेट्स अपियर होंगे ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी अधिक से अधिक हो, किस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाएं ताकि कैंडिडेट्स जल्दी से जल्दी एक जॉब को ज्वाइन कर सकें। मुख्य रूप से अभी झारखंड स्टेट को लेकर ही चलेंगे हम सभी, क्योंकि हम झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए झारखंड स्टेट में जो भी प्रक्रियाएं हो रही है उन सभी को लेकर ही चलेंगे। यहाँ की जो नियम कानून प्रणाली है उन सभी को लेकर ही चलेंगे। वर्तमान समय पर मैट्रिकुलेशन की रिजल्ट को आउट कर दी गई है। झारखंड में जैग बोर्ड चल रही है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिकुलेशन की रिजल्ट को प्रकाशित कर दी गई है। इसके बाद इंटरमीडिएट की रिजल्ट को प्रकाशित की जाएंगी। कुछ ही दिनों के बाद आप सभी को इंटरमीडिएट की रिजल्ट देखने को मिलेगी। इसलिए कैंडिडेट्स अभी से, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स मैट्रिकुलेशन पास आउट हो चुके हैं, मुख्य रूप से मैट्रिकुलेशन की किस आगे कदम बढ़ाएं ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी अधिक से अधिक हो और जल्दी से जल्दी लाइफ में सफल हो सके। इसके बाद एक इंटरमीडिएट की सीढ़ी है, उसके बाद भी कैंडिडेट्स डिसाइड करते हैं कि किस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी अधिक हो और जल्द से जल्द जॉब को क्रैक कर सके। तो हम सभी मुख्य रूप से मैट्रिकुलेशन को लेकर ही चलेंगे। 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और किस क्षेत्र में जाने से कैंडिडेट्स को अधिक स्कोप है, उसको भी डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। सभी कैंडिडेट्स कैरियर गाइडेंस के लिए इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट्स हैं, सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो मैट्रिकुलेशन से ही कैंडिडेट के लिए 3 रास्ता खोलती है। कैंडिडेट्स मुख्य रूप से साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सेक्टर में जाना चाहते हैं। किस अभ्यर्थी को आर्ट सेक्टर में जाने चाहिए, किसको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए और किस विद्यार्थी को कॉमर्स लेनी चाहिए, ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे। और 12th के बाद भी कैंडिडेट्स अपने स्ट्रीम को चेंज करते हैं, उन पॉइंट पर भी जाएंगे और चर्चा करेंगे। तो मैट्रिकुलेशन स्तर पर सबसे पहले 3 प्रकार के जो स्ट्रीम है इसको सबसे पहले चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कैंडिडेट समझ लें, मैट्रिकुलेशन के बाद जो स्ट्रीम डिसाइड करते हैं यहीं पे आपका लाइफ का डिसीजन होती है। कोई भी ऐसा आप सभी को टीचर मिलते होंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं, मैट्रिकुलेशन के बाद जो डिसीजन लेंगे ये लाइफ का डिसीजन नहीं है। तो सभी का अपना अपना रूल्स रेगुलेशन होती है। हमारा जो रूल्स रेगुलेशन है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मैट्रिकुलेशन के बाद कैंडिडेट साइंस लेना चाहेंगे, कॉमर्स लेना चाहेंगे या फिर आर्ट्स सेक्टर लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले आर्ट्स सेक्टर का बात कर लेते हैं। यदि कैंडिडेट्स सिविल सर्विस की ओर जाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करें मैट्रिकुलेशन के बाद, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप सभी के लिए बहुत ही स्कोप है और मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट होने की आवश्यकता होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम सभी साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे। आर्ट सेक्टर जो है, इस सेक्टर के माध्यम से कैंडिडेट्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी जा सकते हैं और टीचिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से कैंडिडेट्स ऑनर्स की डिग्री को धारण करेंगे उसी सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइंस स्ट्रीम पर। सभी को तुलनात्मक रूप से भी देखने की आवश्यकता है कि दोनों स्ट्रीम में भिन्नताएं क्या है और स्कोप क्या है। साइंस स्ट्रीम में कैंडिडेट्स यदि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं और डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यदि कैंडिडेट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने लाइफ में अथवा इंजीनियर बनना चाहते हैं, इन 2 कैटेगरी में यदि जाना चाहते हैं कैंडिडेट्स
तो निश्चित रूप से साइंस स्ट्रीम को सिलेक्शन करेंगे मैट्रिकुलेशन के बाद, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार आर्ट्स स्ट्रीम में कैंडिडेट्स सिविल सर्विस को छोड़कर बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग का जो सेक्टर है वहां पर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, और जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वहां पर भी एनी स्ट्रीम कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम जो है, आर्ट्स स्ट्रीम्स का सिलेक्शन करेंगे वही कैंडिडेट सिविल सर्विस में जा सकेंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। सिविल सर्विस में भी जाने के लिए कैंडिडेट्स के पास एनी स्ट्रीम का डिग्री होनी चाहिए, यानी कोई भी डिग्री है, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट सेक्टर से कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रावधान है। और एक पॉइंट सुने कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत, जिस प्रकार कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम में टीचर बनते हैं, उसी प्रकार से साइंस स्ट्रीम लेकर जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट होंगे, ऑनर्स वर्तमान समय पर उसको मेजर पेपर कहा जाता है। एनईपी 2020 के तहत ऑनर्स पेपर को मेजर पेपर नाम दे दिया गया है। तो मेजर पेपर जो सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स, उसी के आधार पर उसी सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स टीचर बन पाएंगे। यदि कैंडिडेट्स साइंस स्ट्रीम को सिलेक्शन करते हैं, मान लीजिए कि मेजर पेपर उसका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में कैंडिडेट्स टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा गहराई में हम सभी अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न पर बाद में चर्चा होनी है। अभी सिर्फ स्ट्रीम को समझे कैंडिडेट्स। और एक स्ट्रीम जो कॉमर्स स्ट्रीम है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी तीनों ही स्ट्रीम के अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं। वहां पर आप सभी के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पर एनी स्ट्रीम लिखा रहता है, एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट्स बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग में आप मैनेजर बन सकते हैं, या फिर क्लर्क बनने के लिए भी कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप क्लर्क बन पाएंगे बैंकिंग क्षेत्र में। तो तीनों ही कैटेगरी के स्कोप को समझे कैंडिडेट्स। यदि कैंडिडेट्स डॉक्टर अथवा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट साइंस स्ट्रीम को सिलेक्शन करें। यदि सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आर्ट सेक्टर को सिलेक्शन करें, ताकि आपका स्कोप अधिक से अधिक हो, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जीएस का सेक्शन अधिक होने के कारण पहले से ही कैंडिडेट्स को आर्ट्स स्ट्रीम की अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछी जाती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, लेकिन कैंडिडेट्स यदि अधिक से अधिक स्कोप पाना चाहते हैं तो उसको आर्ट्स स्ट्रीम ही सिलेक्शन करनी चाहिए। बाकी अदर जो भी पोस्ट है पूरे भारत में गवर्नमेंट वाली पोस्ट, उन सभी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, उन सभी का यदि आप सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी लेक्चर में कमेंट करेंगे। आप सभी को किस जॉब के लिए क्या स्कोप है वो भी इन्फॉर्म कर दी जाएगी। डायरेक्ट आप सभी यहां पर जो भी चीजें चर्चा हुई, इसके अलावा किसी भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं कैंडिडेट्स, उस पोस्ट को मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके, और हमारे तरफ से आप सभी को उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। यदि कैंडिडेट्स रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो उसमें भी ऑल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। जिस प्रकार ग्रुप डी के एग्जामिनेशन है, इसमें भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जो है रेलवे मंत्रालय की ओर से एनटीपीसी का एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। इसमें दो प्रकार की वैकेंसी होती है, 12वीं लेवल का एक वैकेंसी होती है और दूसरी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल का होती है। तो उस वैकेंसी पर भी कैंडिडेट्स एनी स्ट्रीम एलिजिबल होते हैं। तीनों प्रकार के जो स्ट्रीम है सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए एक दो पोस्ट ही ऐसा विशेष पोस्ट है जिसमें कैंडिडेट को विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। यदि कैंडिडेट जिस प्रकार से विशेष पोस्ट क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर तो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर आर्ट सेक्टर से पढ़कर कैंडिडेट्स नहीं बन सकते हैं, उसके लिए साइंस सेक्टर लेना मैंडेटरी है। तो एक दो पोस्ट ही ऐसा विशेष पोस्ट है, उसके लिए विशेष स्ट्रीम की आवश्यकता होती है। अन्यथा आमतौर पर अधिक से अधिक जो पोस्ट हैं
उन सभी पोस्टों में एनी स्ट्रीम कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स कैरियर गाइडेंस को समझ चुके होंगे। मैट्रिकुलेशन के बाद आप किस स्ट्रीम को लेना चाहते हैं, तो इसी लेक्चर के माध्यम से आप सभी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्ट्रीम की ओर जाने चाहिए। यदि फिर भी डाउट रहती है कैंडिडेट्स के पास कोई भी डाउट है कि नहीं हम तो जाएंगे किसी और क्षेत्र में, उसमें क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, किस स्ट्रीम को हमें लेना चाहिए, तो डायरेक्ट आप सिर्फ पोस्ट का नाम को मेंशन करें हमारे कमेंट बॉक्स में कि हमें इस पोस्ट में जाने हैं, इस पोस्ट में हम जाएंगे, तो हमें कौन सा स्ट्रीम लेना बेस्ट रहेगी, तो आप सभी को मार्गदर्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जो भी पोस्ट का नेम यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है, आप सभी को बार बार बोलते हैं, भारत के अंदर जो भी परीक्षाएं कंडक्ट की जाती है गवर्नमेंट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोई भी पोस्ट हो उस पोस्ट को आप मेंशन करें, उसकी बेहतर रणनीति और बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अधिक से अधिक स्कोप क्या है, उन सभी को आप सभी के लिए एक लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी, उसमें भी आप सभी जान पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स करियर गाइडेंस को समझते हुए अपना आगे की पढ़ाई को जारी रखें, अपने स्ट्रीम को बेहतर ढंग से चुनने का प्रयास करें। विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो टीचर की वैकेंसी रिलीज की जाती है, उन सभी परीक्षाओं में किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए कैंडिडेट्स कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सी सब्जेक्ट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन अभी तक झारखंड में खत्म नहीं हुई है। इसीलिए कैंडिडेट्स कॉम्बिनेशन को देखते हुए, यदि कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है कैंडिडेट्स को, तो डायरेक्ट कैंडिडेट्स उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी आप सभी को समझाया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को पता है कॉम्बिनेशन क्या होती है, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप सभी के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल में वीडियोस अवेलेबल हैं, उन सब वीडियो को देख के आप सभी अपना डाउट को दूर कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे और वीडियो को देखते हुए ज्ञान अर्जन करते हुए एक पोस्ट को अपने लाइफ में प्राप्त करें और बेहतर जिंदगी को एंजॉय करें। धन्यवाद।